चलिए बस स्टार्ट करते हैं हम लोग एटम चैप्टर को। ठीक है, अच्छे से ध्यान से सुनने हैं और अच्छे से यदि आप सुन लेते हैं, चीजों को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, काम अपना हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं एटम पे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम जो है ना, यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक ए है और दूसरा टॉम। ए का मतलब क्या होता है? नोट। और टॉम का मतलब होता है कट, यानी नोट कट, नहीं कटने वाला। नहीं कटने वाला ही क्या है आपका? एटम। और नहीं कटने वाला है, इट मीन्स वह क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है किसी एलिमेंट का। ठीक है, और इसी को कहा जाता है कि जो सबसे छोटा है। तो याद कीजिए, है ना, आपने सेल में पढ़ा था चीजों को, कि सेल जो है वह क्या होता है? सबसे छोटा पार्ट होता है और बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करता है। उसी तरह से हम यहाँ पे बात करें क्या, कि जो एटम है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है ही, और यह मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करता है। ठीक है, जिसके तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। यानी सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे जो छोटे घटक हैं, वही परमाणु है। यह क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है। और तीन इसके फंडामेंटल पार्ट्स हैं: पेन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए, इसी के संदर्भ में हम बात करें कि लॉज दिया गया है इसी के संदर्भ में, एटम के संदर्भ में। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन सा है? रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, यानी लॉ ऑफ क्या है? केमिकल कंपोजिशन, जिसमें सबसे पहली जो बात आती है, ठीक है, वह है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें कहा जाता है कि किसी क्लोज सिस्टम में टोटल जो मास होता है किसी सिस्टम का, वह कांस्टेंट होता है। यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, इट कैन बी चेंज्ड वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, यानी यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें कहा जा रहा है एक बंद प्रणाली में उस प्रणाली का कुल द्रव्यमान समय के साथ स्थिर रहता है। और इसी को कहा गया कि द्रव्यमान ना तो बनाया जाता है और ना ही नष्ट किया जा सकता, केवल अपना रूप बदल सकता है। क्या कर सकता है? अपना रूप बदल सकता है। और इस बात को देने वाले व्यक्ति जो हैं, बताने वाले जो व्यक्ति हैं, वह एंटोनी लेवोजियर साहब हैं, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न
केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अर्थात इनका कहना यह है कि जब आप क्या करते हैं, इस वाले चीजों को देखिए, जैसे 2Hg+O2 बना क्या, 2HgO, जो यह एक रिएक्शन है ना, जिसमें रिएक्शन में भाग लेता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रोडक्ट मिले हैं उसके मास उतने ही है जितने की उसके अभिकारक के थे। ठीक है, तो इसी से कहा गया कि रिएक्टेंट का कुल द्रव्यमान प्रोडक्ट के कुल द्रव्यमान के बराबर होंगे। इस बात को बताने वाले कौन है, लैवोजियर साहब। इन्होंने क्या किया था, हवा वाले एक सील बंद बर्तन में पारे को गर्म किया था। ठीक है, लैवोजियर साहब ने हवा वाले सील बंद बर्तन में पारा को गर्म किया था, और यहां से इस नियम को है जो निकाल करके दिया, जिसमें का क्या बोला गया, बंद प्रणाली। बंद प्रणाली मतलब समझ रहे हो कि चीजें एकदम टाइट हो, कोई चीज बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो यदि आप क्या, कोई नया पदार्थ आप बना रहे हैं तो उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, जितना केजी का पहले था उतना ही केजी का अब रहेगा, जितना ग्राम का पहले था उतना ही ग्राम का अभी भी रहेगा। ठीक है, तो इनका प्रयोग किस पे था, बोलो। लेबोजियर ने प्रयोग किस पे किया था अपना, पारा पे, यानी मरकरी पे, है ना। इनका जो प्रयोग था वो किस पे था, मरकरी पे था, यानी पारा पे। ठीक है, पारा पे, याद रहेगा। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम देने वाले व्यक्ति, है ना, वही है जो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहे जाते हैं। ठीक है, इसमें जिसने बोला क्या कि टोटल मास क्या होता है, कंजर्व रहता है, मास को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता है और मास को डिस्ट्रॉयड भी नहीं किया जा सकता है, बस इसका फॉर्म है जो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगला है, देखिए, जोसेफ प्राउक्स ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया, है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। किसने दिया है, जोसेफ प्राउक्स ने, जिसमें कहा है कि कोई केमिकल कंपाउंड, कोई भी यौगिक हो, ठीक है, वो किसी भी तरीके से बने हों, उनका, है ना, उनका जो कंपोनेंट होता है ना, वह मास के हिसाब से उनका रेशियो सेम होगा हमेशा। ठीक है, मास का रेशियो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। इस बात को किसने बताया था, जोसेफ प्रॉप, है ना, जिसे हम स्थिर अनुपात के नियम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको स्थिर अनुपात के नियम, और ऊपर वाले को क्या कह रहे हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। उसमें उसने क्या बोला कि देखिए, इसने पारा पे यानी मरकरी पे अपना प्रयोग किया था, बोला कि दुनिया में द्रव्यमान ना तो बनेगा, यानी मास ना तो हम बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बशर्ते केवल उसका हम रूप बदल सकते हैं, है ना। क्या बदल सकते हैं, हम केवल रूप बदल सकते हैं।
यह लेबोजियर साहब ने कहा, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, ये देखो दोनों हम किस में पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन में या केमिकल कॉम्बिनेशन में। अब देखिए स्थिर अनुपात में जोसेफ प्राउस्ट ने क्या बोला कि कोई भी केमिकल कंपाउंड होगा, कोई भी रासायनिक यौगिक होगा, याद है रासायनिक यौगिक, कंपाउंड कहने का मतलब उसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा। ठीक है, उसमें क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। और एलिमेंट्स क्या होता है, अपने मास के रेशियो में हमेशा बना रहेगा, चाहे वह किसी भी स्रोत से प्राप्त क्यों न किया गया। यानी पानी कहीं का हो, H2O इसका फॉर्मूला है ना। पानी कहीं का हो, फॉर्मूला क्या है, H2। और कहा जा रहा है कि इसका मास का रेशियो, तो देखिए एक तो संख्या का रेशियो, याद है हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि एक फिक्स रेशियो में एलिमेंट का क्या होता है, एक से अधिक एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है कंपाउंड। ठीक है, यानी कंपाउंड शुद्ध वाला है, याद होगा आपको। अब देखिए एक हाइड्रोजन का मास द्रव्यमान एक होता है, तो दो का कितना होगा, दो होगा। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो यह कटेगा, तो इनकी जो रेशियो आकर आएगी, कितनी आएगी, 1:8। कहीं का पानी ले लीजिए, इनके मास का रेशियो यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 1:8 ही आना है, चाहे इंडिया का पानी हो या अमेरिका का, चाहे लैब में बनाया गया पानी हो या बरसा का पानी। ठीक है, इनका रेशियो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का कितना होगा, 1:8। ठीक है, लेकिन इनके एटम का नंबर कितना है, हाइड्रोजन दो गो है तो दो लिखे, ऑक्सीजन यहाँ एक गो है तो एक लिखे, 2:1। इस संख्या 2:1 में है। और द्रव्यमान के हिसाब से बताओ, मास के हिसाब से 1:8 में है। और यह हमेशा क्या होगा, फिक्स। ई वाला रेशियो कौन बताया, ये बताने वाले व्यक्ति कौन है, जोसेफ राउस, है ना, जिसे क्या कहा जाता है, स्थिर अनुपात का नियम, है ना, यानी द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जबकि इसने क्या बोला था, टोटल मास कंजर्व होता है, वो आगे हम सीखेंगे भी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं चर्चा आपके समक्ष कर ही दूं तो ज्यादा अच्छा है, सिंपल सा। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो H2O बनाता है। इसमें देखो कि जो रिएक्शन में भाग लिया उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, जो नया पदार्थ बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। जो नया बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, और जो भाग लेता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं। तो देखो कि एक हाइड्रोजन का मास एक, तो दो हाइड्रोजन का कितना होगा, दो। ठीक है, इसके बाद एक ऑक्सीजन का 16, तो दो ऑक्सीजन का कितना होगा, 32। 32। इसके तरफ में कितना एटॉमिक मास यूनिट आ गया, 34 AMU। इसे केजी वगैरह लिखते हैं तो इसी इसमें AMU लिखा जाता है, 34 हो गया। यहां देखेंगे तो क्या है कि चीजें गड़बड़ है कुछ, यहां कर रहे हैं आप, तो हाइड्रोजन तो दो है तो दो हो गया, एक का एक, दो का दो।
और ऑक्सीजन एक है तो 16, 16 दो 18 हुआ। क्या ये बराबर है? नहीं। बराबर नहीं है। लेबोजियर कहा कि भैया बराबर ही होना चाहिए। तब इसे क्या बैलेंस करना पड़ता है ना? बैलेंस करना पड़ता है दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स। यानी इसका कहने का मीनिंग यह है कि यदि हम, मतलब ऐसे समझो कि पेट में खाना डाले तो पेट में जाएगा, है ना, उससे एनर्जी निकलेगा, वेस्ट निकलेगा, लेकिन ओवरऑल मात्रा तो सेम ही है। हो सकता है कि उसका रूप परिवर्तित हो जाए, वो अलग बात, लेकिन टोटल वजन सेम ही होना चाहिए। तो फिर इसको बैलेंस करेंगे, वो सिखाएंगे आपको आगे हम। ठीक है, कैसे बैलेंस किया जाता है, जनरली नहीं पूछा जाता है। देखिए, दो यहाँ लगाए तो दो दूना चार हो गया हाइड्रोजन, यहाँ दो लगाएंगे तो चार हो गया, और दो पूरे के आगे लगाए हैं तो यहाँ ऑक्सीजन दो हो गया, और दो ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ है, यानी अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? चार। एक हाइड्रोजन का एक तो चार हाइड्रोजन का चार, एक ऑक्सीजन का 16 तो दो ऑक्सीजन का 32। 32। उसी तरह से देखिए यहाँ पे चार हो गए, है ना, और दो गो ऑक्सीजन हो गया तो 16 दूना 32, 32 चार 36, है ना, और इधर भी 36, 36 बराबर 36। और इसी बात को कौन बताता है? आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कि एंटोनी लेवोजियर साहब का है। किसका है? एंटोनी लेवोजियर साहब का है। ठीक है, तो क्या यह दोनों थ्योरी क्लियर है? पहला क्या बोला? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन, है ना, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, या वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अलग अलग रूप में हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, बट क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जो है बना हुआ है। ठीक है, जिसे नहीं होता है कि कोई गड्ढा भरना है तो क्या करता है? एक गड्ढा को भरने के लिए दूसरा गड्ढा कर देता है। सब चीज तो है पृथ्वी की ही, एक जगह से दूसरी जगह चीजें चल जाएगी, है ना। हम लोग का शरीर किसका बना हुआ है ना, यहीं की चीजों का। और फिर क्या होगा? सबसे बड़ा सत्य तो यही है कि किसी का शरीर रहेगा नहीं। नहीं, मिट्टी के बने और मिट्टी में सने और मिट्टी में मिल जाएंगे। समझ रहे? तो यही का चीज है। यही बात तो ही बोल रहा है। कितना बड़ा बात ही बोल गया था, है ना, कि सब कुछ, इसका कहने का मीनिंग यही है कि सब कुछ यहीं का है और यहीं रह जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, अब देखिए इस एटम के संदर्भ में कुछ मॉडल्स दिए गए, है ना, जिसमें सबसे पहला बोला गया जॉन डाल्टन के द्वारा। पहला थ्योरी कौन दिए? जॉन डाल्टन। नाम याद रखना है सबसे पहला। इन्होंने बोला ना कि एकदम क्या है, एक गोला जैसा एटम होता है। समझ रहे? इसके जैसा। भगवान कैसे होते हैं किसी ने देखा? नहीं देखा। पिक्चर बना दिया गया, वो अलग बात। ठीक है, तो किसी ने देखा नहीं, इनके पास कुछ जानकारी होगी, उसके बेस पे बोल दिए कि सॉलिड स्फेयर की तरह, ठोस गोले की तरह होता है। कौन? एटम होता है। समय बीतते गया, अब किसी के पास ठोस प्रूफ होगा तभी तो अगला उसको ब्रेक करेगा। तो सबसे पहला थ्योरी इन्होंने एटॉमिक थ्योरी के रूप में 1808 में दिया। इसके बाद समय बीतेगा
और आएगा जे जे थॉमसन का दिन दुनिया। तो जे जे थॉमसन ने कब दिया? 1897 में। यह वही जे जे थॉमसन है जिन्होंने किसका खोज किया है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। 1897 में यह बोलते क्या है कि जानते हो कि जो एटम है ना, उसका दो गो पार्ट है। कहा कौन कौन? तो कहा कि क्या, प्लम एंड पडिंग मॉडल इन्होंने दिया, नाम ही दिया उसी के बेस पे। खीर समझते हो? खीर। तो कैसे खीर है? खीर में कुछ कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दो, किशमिश वगैरह। तो खीर वाला पार्ट को इन्होंने कह दिया कि प्लस वाला है, और ड्राई फ्रूट वाला माइनस वाला पार्ट। वही माइनस वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन। ये कौन बोले? जे जे थॉमसन। थॉमसन। यानी इनका यह कहना था, क्या कहना था? यह पूरा एटम है, पूरा प्लस है। अब बीच बीच में क्या है? फंसा हुआ है माइनस। मतलब इसकी तुलना खरबूजे से, तरबूज से कर दिया जाता है। नहीं, लाल वाला काटी है तो लाल वाला पार्ट, और उसमें धंसा होता है क्या? काले रंग की तरबूजे के बीज। कहा कि इसी तरह का होता है कौन? एटम। पहले तो एकदम ऐसी बोल दिया सपाट टाइप का कि एटम है। कौन? डाल्टन। फिर थॉमसन क्या बोला? इसमें इलेक्ट्रॉन इसी तरह से धंसे होते हैं प्रोटॉन में, प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन इस तरह से धंसे होते हैं जिस प्रकार से खरबूजे में या तरबूज में क्या, उसके बीज। समय आएगा और एक एक्सपेरिमेंट और पीछे वाला नियम का चकनाचूर हो जाएगा। ये करने वाले रहेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने, है ना, एक्सपेरिमेंट किया और फिर बताया कि ये जो परमाणु में कह रहे हैं कि एकदम पूरा भरा भरा है, तो बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है। परमाणु का अधिकांश भाग, एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है? वैकेंट है, एम्प्टी है, खाली है ना, खाली। और इसका पूरा जो मास है ना, वो बीच में है, सेंटर में है। ठीक है। और इसी सेंटर का नाम पड़ता है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी परमाणु का नाभिक। क्या नाम पड़ता है? परमाणु का नाभिक। तो 1911 में यह बात क्लियर किया रदरफोर्ड ने। ठीक है। और इसके बाद आएगा एक व्यक्ति 1913 में, जो कि कौन? नील्स बोर आएगा और कहेगा क्या कि बीच तो है केंद्र, उसके चारों ओर कौन? इलेक्ट्रॉन है जो चारों ओर चक्कर लगा रहा है। फिर श्रोडिंगर आएगा और यह क्वांटम थ्योरी इस संदर्भ में देगा। तो सबसे पहला बतलाइए, सॉलिड स्फीयर कहा, यानी ठोस गोला किसने कहा? डाल्टन ने। खरबूजे कौन? की तरह बीज डॉल्टन। धंसा हुआ है, यह बात दिया कौन? थॉमसन। जे जे थॉमसन। ठीक है। और फिर कहा कि एटम का अधिकांश पार्ट खाली है, यही। फिर बोला कि इसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं, बोर, गोल गोल वाला बताया। और क्वांटम टेक्निक वाला कौन बताया?
आपका श्रोडिंगर ने। ठीक है, श्रोडिंगर। अब देखिए, तो कई बार आता है दिमाग में कि इसका नियमा तो फेल हो गया, फिर भी हम क्यों पढ़ते हैं? भले नियम फेल हुआ है, लेकिन इस सब सक्सेस के पीछे क्या है? इसका हाथ है। यदि यह नहीं होता तो फिर कोई अगला आदमी सोच ही नहीं पाता। ये था तभी सोच पाया। ठीक है, यह था तभी क्या कर पाया? सोच पाया। तो चलिए हम सबसे पहला देखते हैं डॉल्टन का एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन का क्या? एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहला बात इसने जो बोला कि जितने भी मैटर हैं, जितने भी पदार्थ हैं, है ना, सभी के सभी क्या है? इनडिविजिबल पार्टिकल से बना है। इनडिविजिबल पार्टिकल से बना है। और यही क्या है? एटम है, विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी एटम जो है सबसे छोटा है, इसको ना तो आप बना सकते हैं और ना ही इसका क्या कर सकते हैं? विनाश कर सकते हैं। इस बात को बोला कौन? डॉल्टन, है ना। यह बात इन्होंने बोल दिया। इसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने और क्या बोला कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब क्या बोला? कि सेम एलिमेंट होगा, सेम एलिमेंट का एटम्स जो होंगे उनका आइडेंटिकल मास होगा, सबका द्रव्यमान एक ही होगा, और प्रॉपर्टी भी क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, यानी इनका द्रव्यमान एवं भौतिक गुण समान होता है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला कि कंपाउंड जो होते हैं कंबाइंड करते हैं टू और मोर एलिमेंट्स से किसी खास प्रोपोर्शन में, और ऑल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और इन्होंने बोला कि केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, इसमें कुछ नहीं होता है, बस एटम को अरेंज कर दिया जाता है, इधर उधर कर दिया जाता है। ठीक है, तो यौगिक बनता है तत्वों के संयोजन से। और कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो परमाणु इधर के उधर हो जाते हैं। यह बात इन्होंने बोला। तो बताइए, सबसे पहले एटम के बारे में मॉडर्न टाइम में बात शुरू किसने किया? डॉल्टन ने किया, जिसमें बोला कि जितने भी पदार्थ हैं सब एटम से मिलकर के बने हैं। ठीक है, दूसरा बात बोला कि एटम यदि सेम तरह का होगा, सेम एलिमेंट का, तो उनका मास और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। और कंपाउंड जो होते हैं दो या दो से अधिक एटम एलिमेंट से मिलकर के बने होंगे। ये सब बात इन्होंने बोला। इसके बाद क्या होगा? दिक्कतें कई सारी आएगी। दिक्कत क्या आएगी? आइसोटोप वगैरह का ये सब कोई चर्चा ही नहीं था इनके टाइम में। इनके टाइम में एलिमेंट्स का खोज भी क्या था? बहुत कम था। तो उसी के हिसाब से सोचेंगे जो रहेगा अवेलेबल। इसके बाद देखिए, जे जे थॉमसन 1897 में इलेक्ट्रॉन का भी खोज करेगा। कौन सा रे से? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, जिसमें क्या होगा? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से खोज होगा और यहीं से इलेक्ट्रॉन का खोज आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है
कि थॉमसन ने कब किया? 1897 में किया। कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू है जो किया। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने क्या बताया? कहा कि एटम जो है ना, एटम जो है इसमें पॉजिटिवली चार्ज पूरा स्फीयर होता है। कहा कि पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है धंसा हुआ है। ठीक है, इसमें यह भी इसने बोला कि इसमें दो चार्जेज हैं, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड मतलब समझते हैं? उसका मात्रा, मतलब उसका वैल्यू, यह कह सकेंगे मैग्नीट्यूड, परिमाण सेम। और इसके कारण से मतलब जितना प्लस है उतना ही माइनस है, पहला बात। दूसरा, प्लस वाले चार्ज का वैल्यू और माइनस वाले चार्ज का वैल्यू दोनों क्या है? सेम है, और उतना ही मात्रा में है। अतः एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, विधुता उदासीन है। ठीक है, इस बात को बताया किसने? थॉमसन। थॉमसन ने बताया। ठीक है, और सबसे पहले तो 1897 में खोज लिया किसको? इलेक्ट्रॉन को, और उसके बाद यह थ्योरी दिया था। ठीक है, ये अपना पहला जो मॉडल दिया, इसको प्लम पडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सा मॉडल? प्लम पडिंग मॉडल, रेजिन पडिंग मॉडल, या वाटरमेलन मॉडल, बात एक ही है सब। ठीक है, तो यह बात किसने किया? इस बात को करने वाला व्यक्ति था थॉमसन। ये देख रहे हो कि यह तरबूज है, लाल वाला पार्ट है, लाल वाला पार्ट को क्या बोल दिया? कि पॉजिटिवली चार्ज है। और जो बीज वाला पार्ट है धसा धसा, वह क्या है? इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसने बोला कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, दोनों के चार्ज का वैल्यू भी क्या है? सेम। इसलिए परमाणु जो होता है, एटम जो होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विद्युता क्या होता है? उदासीन होता है। इस बात को किसने बोला? इस बात को थॉमसन ने बोला। ठीक है, यह क्लियरली अपना मॉडल 1904 में दिया था। 1897 में पहले खोज कर लिया किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो आई होप कि दूसरा मॉडल भी क्लियर होगा। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है हमने इस चैप्टर के अंतर्गत, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम एटम की बात कर रहे हैं, यानी परमाणु की। यह दो शब्दों से मिलकर के बना है, ए और टॉम। ए का मतलब होता है नोट, और टॉम का मतलब होता है कट, यानी कटने वाला कि नहीं कटने वाला? तो नहीं कटने वाला। नहीं कटने नहीं वाले को हम करते। कहते हैं अविभाज्य। अविभाज्य कण ही क्या है? परमाणु। अविभाज्य कण ही क्या है? परमाणु है। इसमें आप देखेंगे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इस बात के संदर्भ में हम चर्चा करें आगे, तो इसके लिए फिर आगे समझने के लिए दो नियम दिए गए, मतलब एक नियम दिए गए जिसका नाम रहा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। इसमें दो बातें किया, कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, और द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें बोला क्या कि क्लोज सिस्टम में आप रिएक्शन करवाइएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास एक ही आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है जो फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करें,
है ना। ये कौन है, करंट का क्लास कब से चलेगा सर, है ना। ये कहाँ से करंट लग गया अभी। चलिए, अभी पढ़ाई हो रहा है ना, उस चीज को पढ़ने का इच्छा है तो पढ़ लीजिए, ठीक है। करंट होगा, है ना। अभी करंट नहीं लगना है, पहले जो चल रहा है ना, अभी फिजिक्स का करंट लगेगा, उसके बाद है जो फिर बिहार का, फिर नेशनल का, फिर इंटरनेशनल करंट का झटका है जो लगेगा। चलिए आते हैं इधर मुद्दे पे हम। हाँ, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करें तो इसमें क्या था, कहा कि कोई भी कंपाउंड होगा उसमें मास का रेशियो हमेशा एलिमेंट एलिमेंट का मास का रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। फिर एटॉमिक मॉडल, ठीक है, एटॉमिक मॉडल में क्या है, जॉन डाल्टन फिर थॉमसन ने दिया। इसने बोला, है ना, सॉलिड स्फीयर के रूप में चीजें हैं। और इसने क्या बोला, एटॉमिक मॉडल में सिंपल सा इसमें बात याद रखना है, बोला कि जितना भी चीज वो है ना, सब एटम से मिलकर बना है, बात खत्म। ये पहली बार बताया यही, ठीक है, थ्योरी के रूप में डाल्टन बताया। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा कि सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी देने वाला व्यक्ति कौन है, जॉन डाल्टन, है ना। थॉमसन के बारे में जनरली नहीं पूछेगा, लेकिन इसके बारे में जनरली पूछा जाता है क्योंकि पहला है। लेकिन किसने कहा कि इलेक्ट्रॉन खरबूजे के बीज की तरह धंसे हुए हैं, किसने बोला। जे थॉमसन। और थॉमसन ने किसका खोज किया था, कैथोड रे ट्यूब से, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का, है ना, इलेक्ट्रॉन का। तो आई होप कि यहां तक एकदम बातें कंट्रोल में होगी, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब तीसरी बात आती है रदरफोर्ड का मॉडल, पूरा गेम ही चेंज कर दे, ठीक है। 1908-9 में रदरफोर्ड महोदय के द्वारा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना, सोने के पत्थर पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जब एक्सपेरिमेंट होता है तो यह कुछ इनकी फाइंडिंग्स हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, मतलब उससे कुछ सीखते हैं, ठीक है, और फिर बताते हैं अपने मॉडल के रूप में, ठीक है। सबसे पहला इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वह किसका किया था, गोल्ड फॉइल का। गोल्ड फॉइल मतलब सोने के पत्थर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सोना का जो पत्थर होता है, सोना जो होता है सबसे ज्यादा मैलिएबल होता है, सबसे ज्यादा आघात वर्ध होता है। आघात माने समझते हैं, उसको कूट पीट कर करके लंबी पतली चादर बना सकते हैं। तो सबसे ज्यादा, है ना, मैलिएबल यही होता है, इसलिए इसने इन्होंने क्या किया, गोल्ड का पत्थर लिया, ठीक है। इसकी पतली चादरें बनाई और उसके बाद अल्फा पार्टिकल, है ना, उस पर मार दिया, ठीक है। अल्फा पार्टिकल से यहाँ पे क्या हुआ, रे को है जो मार देता है। इसमें देखा यह जाता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स बाहर निकल गए इसके, मतलब रेज जो है, अल्फा किरण बाहर निकल गई। कुछ हैं जो अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, है ना, कुछ जो है थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करते हैं, ज्यादातर पास कर जाते हैं, कुछ जो है थोड़ा डिफ्लेक्ट करते हैं, और कुछ जो है वह क्या होता है, कुछ एंगल पे। लेकिन 8,000 में से एक आध गो
है ना, एकदम सीधे बैक कर जाते हैं। ठीक है, कई लोग सोच रहे हो क्या चल रहा है, हवा नहीं लग रहा है। चलिए हवा लगेगा। देखिए, ये गोल्ड का फॉइल है, फॉइल मतलब पत्थर। इधर से अल्फा पार्टिकल था, और अल्फा पार्टिकल जब पास किया यहां से, अल्फा या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और आप जानते हैं कि प्लस प्लस के बीच क्या होता है, रिपल्सन। माइनस माइनस के बीच रिपल्सन, प्लस माइनस या माइनस प्लस, इनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन मतलब पास आएगा, रिपल्सन मतलब दूर जाएगा। अब देखिए, यहाँ एल्युमिनियम का फॉइल है, यहाँ अल्फा रे मारा। जब मारा तो क्या देखा कि एकदम धाए धाए सब पार कर जा रहा है, और कुछ कुछ जो है ना, क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, कुछ कुछ किसी खास एंगल पे, और 8,000 में से एक आध गो बैक मार दे रहा है। तो सोचिए, जब यहां से जाना चाह रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, लेकिन यहां जब जा रहा है तो रिटर्न होना पड़ रहा है। यहीं से फिर अनुमान लगाता है क्या, कि एटम का जो है, एटम का अधिकांश पार्ट सब क्या है, खाली, और यह भरा भारी है। ठीक है, कोई चिपक भी नहीं रहा है। चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, कि दोनों सेम चार्ज वाला है। और यहीं से ही बताया कि एटम क्या, एटम का जो न्यूक्लियस है वह पॉजिटिव होता है ना। एटम्स का न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसने क्या बताया, बताओ, कि एटम का जो सेंटर होता है वह पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसी का नाम दिया गया न्यूक्लियस। और यहीं पे एटम का पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, और एटम में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, यह बहुत ही छोटा होता है ओवरऑल एटम के साइज। यह बात जैसे देखिए, यह वाली बोला कि इसमें चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, बीच में जो होगा आपका पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूट्रॉन का भी चार्ज क्यों नहीं होगा, न्यूट्रॉन कब आएगा, 1932 में, यानी किसी को इसके बारे में पता नहीं अभी तक। अभी खाली प्रोटॉन चल रहा है और इलेक्ट्रॉन चल रहा है। यहां तक देखो, पहले क्या बोला, सबसे पहले डाल्टन दिया था, डाल्टन के बाद थॉमसन आया, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड। तो देखो चीजें धीरे धीरे क्या हो रही है, बेहतर हो रही है। एक है, एक कोई भी चीज बेहतर नहीं होता। ठीक है, अब देखिए तो इसका ड्रॉबैक क्या रहा। इसका ड्रॉबैक यही रहा कि बोल तो दिया कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमती है, लेकिन कैसे घूमती है यह है जो क्लियरली नहीं बताया, कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमती है तो कैसे। ठीक है, इसके बाद इसने यह भी नहीं बताया कि जब एटम को क्या किया जाता है ना, हीट किया जाता है, तो अलग अलग कलर देता है, इसका कारण क्या है। फिर इसने यह भी नहीं बताया रिएक्शन वाला पार्ट, कि अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज रहते हैं, सब चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया। कोई एनर्जी लेवल का बात नहीं किया। और इस फिर एनर्जी लेवल की बात कौन करेगा, नील बोर करेगा। ठीक है, नील बोर करता है। ठीक है, नील बोर ने किया था।
अब देखो, इसके बाद इन्होंने क्या किया, किसने, रदरफोर्ड ने 1917 में एक प्रयोग किया, पहली बार कृत्रिम रूप से परमाणु अभिक्रिया की, जिसमें नाइट्रोजन के नाभिकों पर अल्फा कण का बौछार कर दिया। और फिर कहा कि रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला, हाइड्रोजन नाभिक सभी परमाणुओं में मौजूद एक मौलिक कण है। उन्होंने 1920 में धनावेशित कण को क्या कहा, प्रोटॉन नाम दिया। और गोल्डस्टीन ने धनावेशित कैनाल किरण का खोज किया। यही एक बड़ा कंफ्यूजन। क्वेश्चन पूछता क्या है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो याद रखना है गोल्डस्टीन ने किया। प्रोटॉन का खोज करने वाला व्यक्ति कौन है, गोल्डस्टीन। लेकिन इसका नामकरण करने वाला व्यक्ति कौन है, रदरफोर्ड, है ना, रदरफोर्ड। अब देखिए, कई सारी चीजों का व्याख्या रदरफोर्ड ने नहीं किया, तो फिर आता है नील बोर का नंबर। ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल की बात करें, थोड़ा सा ये आपके लिए अटपटा भी होगा, लेकिन चीजें रिपीट होगी तो आपको फिर ठीक महसूस होने लगेगा। डोंट वरी। तो यहाँ क्या है, बोर का परमाणु मॉडल जो कि 1913 था, ये क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षा में बिना विकिरण के रूप में ऊर्जा खोए चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं या ऊर्जा स्तर को के एल एम एन में व्यवस्थित किया गया है। के जो होता है नाभिक के निकट होता है, एन सबसे दूर होता है। निम्नतम अवस्था वह सबसे निचला ऊर्जा स्तर है जिसे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, जो आमतौर पर के कोस, जो कि सबसे अंदर है, स्थिति में संदर्भित करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तर के बीच गति करता है, वह ऊर्जा को या तो अवशोषित करता है या क्या करता है, उत्सर्जित करता है। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो में गिरता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन। और जब निचले ऊर्जा स्तर से ऊंच वाला में जाता है, तो ऊर्जा क्या होता है, अवशोषण। ठीक है, इस वाले पॉइंट, दो पॉइंट को पहले आप ध्यान रखिए। इस वाले, ये हाई से लो में जाएगा, है ना, तो एनर्जी निकलेगा। लो से हाई में जाएगा तो एनर्जी उसको चाहिए हो। मतलब दिमाग में ऐसे रखिए ना कि एनर्जी ऐसे ही लो है, तो हाई जाने के लिए एनर्जी और चाहिए, देना पड़ेगा। अब वो हाई से आ रहा है, मतलब समझ रहे हैं, ज्यादा उसके पास था, वो छोड़ के आ रहा है। ठीक है, तो यह क्या करेगा, इमिट करेगा। ठीक है, चलिए अब जरा समझिए अब ये बात आपको समझ में आएगी। पहला बात बताइए, है ना, पहला बात क्या बताइए कि सबसे पहला बात किसने बोला था कि जितने भी पदार्थ हैं सब एटम से मिलकर के बने हैं, सबसे जो छोटका पार्ट, ये कौन बोला था, डाल्टन। किसने बोला कि एटम जो होगा गोलाकार होगा, उसमें बीच में खरबूजा की तरह है जो इलेक्ट्रॉन होता है, यह किसने बोला, थॉमसन। थॉमसन ने। और फिर बोला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है और उसका पूरा का पूरा द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है।
कौन बोला? रदरफोर्ड। लेकिन रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है इस बात को क्लियरली नहीं बताया। इस बात को बताने वाले, है ना, कौन है आपके? बोर्ड। नील बोर नामक व्यक्ति। ठीक है, कौन है? नील बोर। इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों स्थिर कक्षा में, मतलब ये फिक्स है, इसी में क्या हो रहा है, ये चक्कर लगा रहा है ना। और कभी कभी यह उछलते कूदते भी रहता है। कौन उछलते कूदते रहता है? इलेक्ट्रॉनवा। इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो जो गोल गोल है ना, इसका नाम दिया गया। तो सबसे पहले तो बीच में जो है यह प्लस है आपका, है ना। बीच में यह वाली जो है आपका क्या है? प्लस है, न्यूक्लियस। कहा कि न्यूक्लियस के नजदीक से ही शुरू करना है। इसका नाम पड़ेगा के, है ना। न्यूक्लियस के नजदीक में है जो, ये क्या हो गया? के। के का मतलब समझिए कि वन। फिर के के बाद एल, मतलब कक्षा संख्या टू। एम मतलब थ्री, एन मतलब फोर। इसी तरह से चीजें चलती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए न्यूक्लियस के पास कौन सा रहता है? के, एल, एम, एन। के। क्या होगा? के है जो न्यूक्लियस के पास में रहता है। ठीक है, तो इस बात को है जो रदरफोर्ड ने नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन है जो किधर रहता है। तो बोला कि इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थिर कक्षा में रहता है। यह बात नील बोर्ड ने बताया। के सेल कहने का मतलब पहला नंबर, फिर एल मतलब दूसरा, एम मतलब तीसरा, एन मतलब चौथा। इस बात को बताया किसने? बोर महोदय। ठीक है। जिसमें एक चीज और बताया कि के सेल जो है ना, मतलब जो भी सेल है, उस सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो कहा कि 2n²। यानी बोला कि प्लस है, नाभिक है, इसके बाहर में एक फिक्स सेल है, इसमें कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये कहा कि तो पहले का के है ना, पहला वाला के है, दूसरा वाला एल। एल है। तो कहा कि इसमें पहला में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा में कितना रहेगा, तीसरा में कितना रहेगा, चौथा में कितना रहेगा, समझे। तो कहा कि इसके फॉर्मूला लगाया इसने 2n² का। ठीक है, किसका? 2n² का। एन का मान यदि एक हो, तो कितने इलेक्ट्रॉन उसमें आएंगे? दो। दो। एन का वैल्यू यदि दो हो, तो इसमें दो आ जाएंगे। तो कितना होगा, मतलब समझ रहे हो? एन का वैल्यू दो, तो यहाँ दो रख दीजिए। टोटल कितना होगा? दो का स्क्वायर चार, चार दूना आठ। एन का मान तीन हो, तो 2 × 3 का स्क्वायर, मतलब नौ दूनी कितना? 18। उसी तरह से एन बराबर चार हो, तो दो गुना चार का स्क्वायर कितना होगा? चार दूनी चार, चार का स्क्वायर 16, 16 दूना 32। एन का वैल्यू पांच हो तो 25 दूनी 50। समझ रहे हो? यानी क्वेश्चन आपसे पूछे कि एम सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा? बताइए। एम कह दिया, इसका मतलब है कि एन का मान 3 है, और यह 2n² मतलब 2 × 3 का स्क्वायर। और टोटल कितने होंगे? 18। 18। है ना। टोटल कितने होंगे? 18।
तो 2n² का कंसेप्ट देने वाला व्यक्ति कौन है? बोर, है ना। ई वाला मॉडल KLMN का मॉडल किसने दिया? बोर। किसने बोला कि जो पॉजिटिवली चार्ज है उसके चारों ओर स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? किसने दिया? बोर, है ना। बोर ने स्थिर कक्षा का कंसेप्ट है जो दिया कि उसी में चारों ओर, ये सब है जो कौन? रदरफोर्ड ने नहीं बताया। ठीक है, रदरफोर्ड ने इस बात को नहीं बताया। ठीक है, लेकिन बोर ने क्या किया? बताया। बोर ने बता करके क्या बताया? कि देखिए इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर स्थिर कक्षा में घूमता है। ठीक है, के सबसे नाभि के नजदीक है, एन सबसे क्या है? दूर है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात किया कि हाई से हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता है, तो बताइए क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा या एनर्जी एब्जॉर्ब होगा? हाई से लो में आ रहा है, ज्यादा से कम में एनर्जी रिलीज कर दो, कम से ज्यादा में तो एनर्जी देना पड़े। ठीक है, इस बात को है जो किसने? बोर महोदय ने बताया था। ठीक है, बोर महोदय ने बताया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डिस्कवरी को लेकर करके है, इसको याद करने के लिए हम लोग तरीका अपनाते हैं द गोपचंद। ठीक है, लेकिन सीधे भी आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले रदरफोर्ड, और यहाँ मैटर आता है गोल्डस्टीन का। तो खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने। 1920 में नामकरण किसने किया? बोलो, नामकरण किसने किया प्रोटॉन का? रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 में किसने किया? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने। कब किया? 32 1932 में। आई होप कि यहाँ तक चीजें दिक्कत नहीं दे रही है। चलो, गला का लिमिटेशन आ गया है ना, लंबा टाइम चलने लगता है ना, तो गला कहता है बस। चलो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक चीजें क्लियर है ना सबको? बोलो, यहाँ तक चीजें क्लियर है? यहाँ तक हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, चलिए अभी इतना ही रखते हैं, है ना, नहीं तो फिर ज्यादा स्ट्रेन आएगा तो दिक्कत हो। ठीक है, क्योंकि लगातार 5-6 घंटा हो गया ना, ये ब्रेक देकर करके पढ़ते तो अच्छा होता। चलिए, इसमें हम सोचे थे केवल मतलब फास्ट फॉरवर्ड फॉरवर्ड वाला मोड में, लेकिन उसमें पढ़ लेना कोई फायदा है नहीं। पढ़िए इस वे में कि चीजें हैं जो याद हो जाए, थोड़ा सा टाइम लगे। ठीक है, लेकिन अब तो पढ़ाई होगा, फाइनली लिख रही है ना, अब पढ़ाई होगा, है ना, तब छुट्टी नहीं हो। बड़ा खुश हो रही है।